चलो वेव्स में क्या बचा था, साउंड में, साउंड वेव्स में रेजोनेंस इन ऑर्गन पाइप। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। एक दो नई चीजें आएंगी। ये हमारा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, ये हमारा ओपन ऑर्गन पाइप है। शांत हो जाओ। पहले तो ये समझो, इसे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहते हैं। और ये ऑर्गन पाइप कुछ और नहीं, एक खाली जैसे पेन के ढक्कन में हम फूंकते हैं आवाज आती है, वही है कि एक बार दोनों तरफ से खुला हुआ है, एक बार एक तरफ बंद है, एक तरफ खुला हुआ है। ठीक है। तो जैसे रॉड वाले केस में होता था, इसको हम हिट करते थे और इसको हिट करते थे, दोनों ऑक्सीलेट करती थी। वैसे ही यहां हिट करने की जगह हम फूंकते हैं, या फूंकते हैं या ट्यूनिंग फॉर्क लगा दो। ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है, यहां रख दो तो एयर वाइब्रेट करेगी, एयर इधर जाएगी, टकरा के वापस आएगी, स्टैंडिंग वेव बन सकती है। ऐसे यहां रखेंगे, स्टैंडिंग वेव बन सकती है। पक्का समझ गए। और यहां ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे रखते हैं, आ गया समझ में। तो ट्यूनिंग फॉर्क इससे टच कर देते हैं तो इसके वाइब्रेशन ट्रांसफर हो जाते हैं। यहां टच का मतलब नहीं है बगल में रख दो, काम हो जाएगा। मतलब ये ट्यूनिंग फॉर्क हमने हिट किया पैड पे, ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करने लग गया, कान के पास लाओगे आवाज सुनाई देगी। इसके पास रखोगे, ये वाइब्रेट करना चालू करेगा, ट्यूनिंग फॉर्क हटा दो। ट्यूनिंग फॉर्क हटाने के बावजूद भी अगर इसमें से आवाज आ रही है तो वो केस स्टैंडिंग वेव का है। यह आया समझ में। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी इसके साथ स्टैंडिंग वेव नहीं बना पा रही है तो आप जो ही इसको हटाओगे इसमें से आवाज आना बंद हो जाएगी। जब तक ये कांटेक्ट में रहेगा तब तक तो आवाज आएगी, जो ही आप ही हटा दोगे आवाज खत्म हो जाएगी, मतलब तुरंत डैंप हो गया। लेकिन कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी हैं जिन पे ये हम हटा भी दें तो भी कुछ देर के लिए आवाज आती है। वही स्टैंडिंग वेव है, वही रिजोनेंस है, वही अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन है, वही सब कुछ है। क्लियर। अब यहां बस हमें चीज समझना है कि आखिरकार स्टैंडिंग वेव बनेगी तो नोड और एंटी नोड कहां आएंगे। तो देखिए, रिजिड एंड या फिक्स्ड एंड जो भी है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का नोड। और अगर डिस्प्लेसमेंट का नोड है तो प्रेशर का एंटी नोड है। और अब जरा देखिएगा, ओपन एंड, ओपन टू एटमॉस्फेयर एंड। अगर कोई चीज ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो गारंटीड वो प्रेशर का नोड है, क्योंकि उस पॉइंट पे प्रेशर बदल ही नहीं सकता, प्रेशर तो पी नॉट रहेगा। ये दरअसल हम डेल्टा पी की बात करें, पी नॉट से ऊपर और पी नॉट से नीचे। लेकिन एटमॉस्फेयर वाला जो ओपन एंड है उस पे तो प्रेशर सिर्फ पी नॉट ही है, तो उस पे आप प्रेशर नहीं बदल सकते। ट्यूब के अंदर प्रेशर आप बदल पा रहे हैं क्योंकि ट्यूब की वॉल्स फोर्स लगा रही होंगी, तो ट्यूब के अंदर आप प्रेशर बदल पा रहे हैं। ट्यूब के बाहर प्रेशर में चेंज उतना नहीं है जितना यहां है। ठीक है। इसीलिए जैसे आप हवा में फूंकोगे तो आवाज नहीं आती, फूंकने पे नहीं आती आवाज, किसी ट्यूब में से बाहर जाएगी तब आवाज आएगी। जैसे हमारी वोकल कॉर्ड में से आवाज बाहर निकलेगी। फूंकते हैं तो हम वोकल कॉर्ड का यूज नहीं करते, बोलते हैं तो वोकल कॉर्ड का यूज करते हैं। वोकल कॉर्ड कुछ और नहीं, पाइप है। ठीक है। मतलब आवाज लाने के लिए किसी पाइप में से साउंड को मूव करना पड़ेगा सो दैट स्टैंडिंग वेव बन पाए वहां। तो जैसे बांसुरी में आवाज तभी आएगी जब उसमें से एक पाइप में से साउंड जाएगा। बैलून में आपने देखा होगा कि बैलून को किसी छोटे से होल में से, जैसे बैलून ऐसा है और बैलून में ये पतली सी ट्यूब है और हाथ सा बंद है, हाथ हटा दो तो फिर आवाज आती है, पतली सी ट्यूब होगी। लेकिन आप ऐसे ही खोल दोगे तो आवाज नहीं आएगी। आवाज तब आएगी जब किसी पतले से एयर ऐसे बाहर निकलेगी। समझ गए। एनीवे, ट्यूब की जरूरत है आवाज लाने के लिए। बस आवाज आएगी मतलब कान यहां ले जाओगे तो यहां आएगी आवाज। अरे साउंड पूरे में है, सस्टेन्ड है, और आप सुनोगे तो आप सुन लोगे। अगर कान इधर ले गए तो बहुत ही तेज है तो दूर में भी आवाज आ सकती है, लेकिन ट्यूनिंग फॉर्क इतना तेज तो होता नहीं। इवन ट्यूनिंग फॉर्क सुनने के लिए कान के पास लाना पड़ता है। ट्यूनिंग फॉर्क हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये सिंगल फ्रीक्वेंसी का सोर्स है।
अगर हम मल्टीपल फ्रीक्वेंसी यूज करोगे तो उन फ्रीक्वेंसी में कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी उसका मल्टीपल हो जाएंगी, और जो उसका मल्टीपल हो जाएंगी उसकी आवाज तेज हो जाएगी। प्रैक्टिकली जैसे मान लीजिए किसी बड़े से मटके के अंदर मुंह डाल के बोलो, आवाज बदल जाती है, बदलती है। मतलब क्या है कि मटके की अपनी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज है। हम जब बोलते हैं तो हजारों फ्रीक्वेंसी का समेशन होता है, उनमें से कुछ फ्रीक्वेंसी उसके लिए स्टैंडिंग वेव बना रही होंगी, उनकी आवाज तेज हो गई, बाकी की आवाज तेज नहीं हुई। आया समझ में? इसीलिए जो आउटपुट साउंड है वो बदल गया। अब आ गया समझ में? कि वैसे ही इसमें, अब इसमें अगर मैंने इसकी जगह कोई साउंड प्ले किया होता तो वो कई फ्रीक्वेंसी से मिलकर बनता, तो कोई ना कोई तो रेजोनेंस बना ही लेती, तो आवाज कभी ना कभी आपको आती इसमें से वापस आते हुए। इसीलिए हम ट्यूनिंग फॉर्क यूज कर रहे हैं टू मेक श्योर की सिंगल फ्रीक्वेंसी है। मतलब दो ही केस बने, या तो रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, या आवाज आएगी या नहीं आएगी। पक्का समझ गए? बस बहुत है इसमें। हाँ, अब हमें यह समझना है कि अगर इसने रेजोनेंस करा है और उसने रेजोनेंस करा है तो इसका जो पहला रेजोनेंस हो सकता है, या बेहतर है उसका नाम सही ले हम फंडामेंटल मोड, तो इसका फंडामेंटल मोड तो यही बन सकता है। अब बताओ ये मैंने प्रेशर वेव बनाई है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि प्रेशर का नोड है, प्रेशर का एंटी नोड है, तो अगला जो बनेगा और अगला जो बनेगा तो ये फंडामेंटल, इसे फिर से फर्स्ट ओवरटोन नाम देंगे, ये सेकंड ओवरटोन, तो nth ओवरटोन वो बनेगा nth ओवरटोन n लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4 इक्वल टू n, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी आएगी कितनी nth ओवरटोन की 2n प्लस 1 f0, और f0 की वैल्यू है, इसके लिए f0 की वैल्यू हमें मिल गई कितनी 1/4L b बाय रो। ये समझ में आया क्या है? अंडर रूट टी बाय म्यू की जगह अंडर रूट बी बाय रो, या जो भी स्पीड दे रखी होगी। ये 1/4L समझ में आया, क्योंकि लैम्डा बाय 4 की वैल्यू L है तो लैम्डा की वैल्यू 4L है, ये कुछ और नहीं सी बाय लैम्डा लिखा है। और इसमें जो फंडामेंटल बनता प्रेशर ऐसा, अगला जो बनता ऐसा, अगला बनता ऐसा, तो n वाला बनता nth ओवरटोन में n प्लस 1 लोब बनते, nth ओवरटोन, क्योंकि ये फर्स्ट ओवरटोन है, ये सेकंड ओवरटोन है, तो n प्लस 1 लोब्स बनते, तो n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 इक्वल टू n, तो इसकी फ्रीक्वेंसी n प्लस 1 f0, और इसका फंडामेंटल कितना है 1/4L सॉरी 2L b बाय रो, और ये 2f0 ये 3f0, और अंतर क्या आया, इसका f0, इसका 3f0, इसका 5f0। कॉमन सेंस, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, ये मैंने प्रेशर वेव बनाई है। अगर डिस्प्लेसमेंट वेव पूछी होती, ये फील आया, और यहां डिस्प्लेसमेंट वेव पूछी होती, डिस्प्लेसमेंट वेव, अदरवाइज ये सभी प्रेशर वेव हैं। nth ओवरटोन n प्लस 1 लूप्स, फर्स्ट ओवरटोन में 2 लूप है ना, आ गया समझ में? अब इसमें जबरदस्ती के नोड अगर क्रिएट करने हैं, जैसे ये होता, ये लेंथ L1, ये लेंथ L2, तो ये प्रेशर का नोड है, प्रेशर का नोड है, प्रेशर का एंटी नोड है। आया समझ में? तो जहां आपको जबरदस्ती नोड क्रिएट करने हैं, पहले हम वायर को फिक्स कर दे रहे थे वहां पे, अब आप फिक्स मत करिए, उसको खोल दीजिए, जैसे बांसुरी में होल होते हैं, तो नोड्स का काम करते हैं। प्रेशर का नोड बन गया, इसका मतलब अब जो यहां बनेगा, उम्मीद है समझ पा रहे होगे ये क्या है, और यहां पे ऐसा आया, तो ये m लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4 है, और ये n लैम्डा बाय 2 है, पिछली क्लास में जो किया था, n लैम्डा बाय 2 L बाय 2, और ये इसके बराबर रेशो ले लेना, m और n के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे जनरली यही दो स्टैंडर्ड आते हैं। तो इसमें हाँ, दो चीजें, पहला जो फिक्स्ड एंड था, एक्चुअली कहा जाए तो याद सिर्फ एक ही चीज रखनी है, और ये ओपन टू एटमॉस्फेयर एंड,
तो जो रिजिडली क्लैम्ड है उसका डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, लेकिन प्रेशर का एंटी नोड हो जाएगा। ओपन एंड में जस्ट उल्टा हो जाएगा। बाकी कुछ याद रखने वाली चीज ही नहीं है, और हम इसकी मदद से स्पीड निकालेंगे, बाकी सब टप्पा है, जैसे ये भी कुछ याद रखने वाली चीज नहीं। आ गया समझ में? तो दो तरह के ऑर्गन पाइप होंगे। अब नाम यहां समझते हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। कम से कम एक जगह से तो ओपन दोनों ही है, क्योंकि अगर दोनों तरफ से बंद कर दो आवाज कैसे जाएगी अंदर? तो एक तरफ से तो ओपन है ही, इसीलिए अगर क्लोज लिखा है तो वो एक ही तरफ से क्लोज्ड होगा, और ओपन लिखा है तो अंडरस्टूड है दोनों तरफ से ओपन होगा, क्योंकि एक तरफ से तो ओपन हमेशा ही है। ठीक है, तो बस आपको यह समझना है कि कब कौन सा पाइप लिखा हुआ है, ठीक है, और किस ओवरटोन में ऑक्सीलेट कर रहा है। और वो रटेंगे नहीं, हम हमेशा बना लेंगे ना। पिछली बार भी रटने के लिए रिकमेंड किया था ना, अब कर रहा हूं। और ये ऐसे आ गया तो ये बनेगा, तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं, उसी को हम लिखते हैं ना। अभी ये पूरा फोटो नहीं बनाएंगे, हम इसमें लिखेंगे। तो पहला ओपन ऑर्गन पाइप, ये इसका फंडामेंटल मोड है, और ये इसका nth ओवरटोन। ये फंडामेंटल F0 1/2L B बाय रो, F की वैल्यू n+1 F0। ये nth ओवरटोन, ऐसे करके लिखेंगे। ऐसे ही क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये फंडामेंटल, फंडामेंटल F0 1/4L B बाय रो से कंफ्यूज मत हो जाना, ये B बाय रो कुछ और नहीं, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। गिवन होगी या गामा RT बाय M से निकालनी पड़ेगी, या कुछ और है, जो भी है। इस तरह लिखिए। चलो अब देखिए एग्जाम्पल। एक मिनट, लैंग्वेज ही लिखता हूं। अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप (120 सेंटीमीटर) contains helium at 27 डिग्री। ठीक है, एंड इज ऑक्सीलेटिंग इन सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन में ऑक्सीलेट कर रहा है। ठीक है, पहला लोकेशन ऑफ प्रेशर नोड्स। डिस्प्लेसमेंट नोड्स। क्लोज्ड इन as x equal to, ठीक है। थर्ड फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। नेक्स्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मिनिमम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इस तरह का क्वेश्चन होता। चलो, अ क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर। अब देखिए, जो भी लेंथ होती ये फंडामेंटल मोड होता, फर्स्ट ओवरटोन ये होता, सेकेंड ओवरटोन ये है, और हमारा ये वाला फिगर है। ये लेंथ 120 सेंटीमीटर दे रखी है,
तो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4 120, 5 लैम्डा बाय 4 120, लैम्डा की वैल्यू 24 का 4 गुना 96, वेवलेंथ आ गई 96 सेंटीमीटर। अब वेवलेंथ अगर 96 सेंटीमीटर आ गई तो ये x इक्वल टू 0 है, तो लैम्डा बाय 4 की वैल्यू 24 है, तो प्रेशर का नोड आया एक तो 24 पे, प्रेशर का नोड आया एक 72 पे, एक प्रेशर का नोड आया 120 पे। आया समझ में? हर लैम्डा बाय 2 के गैप पे आएंगे। तो प्रेशर के नोड्स, तो पहला आंसर आया 24, 72, 120। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के नोड अगर चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट का पल्स या तो ये समझिए कि ऐसा बनेगा। आया समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट का एक नोड ये आएगा, एक नोड 48 पे, एक नोड 96 पे, एक नोड 0 पे। ये आया समझ में कि नहीं? हमने इसका फोटो बनाया और प्रेशर का नोड चाहिए तो वो देखा 0 कहां कहां है, तो हमें ये लेंथ पता थी, ये लेंथ पता थी, ये लेंथ पता थी, सब निकाल ली। डिस्प्लेसमेंट में या तो आप प्रेशर के एंटी नोड गिन लो या डिस्प्लेसमेंट का अलग से फोटो बना लो। चलो, दो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें। अब पूछा है स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं दिया तो यही लगाएंगे, गामा RT बाय एम। गामा मोनो एटॉमिक, तो 1 प्लस 2 बाय 3, 1 प्लस 2 बाय R 25 बाय 3 8.31, टेम्परेचर 300 लिखा है 300 के, अपॉन मोलर मास 4 इंटू 10 पे -3 ग्राम में। आप देखते हैं कुछ अच्छा सा बन रहा है कि नहीं? तो ये 2500 बना ऊपर, 2500 4 इंटू 10 पे -3 इंटू 5 बाय 3, सही है। अब इसमें से 2500 से 50 कॉमन लिया, यहां से 10 कॉमन लिया तो 500 बाहर आया, अंडर रूट के अंदर 5 बाय 3 इंटू 10 बाय 4। ये समझ में आया? ये 50 बाय 12 लिखा है, 50 बाय 12 लगभग 4 लिख लूं इसको, 50 बाय 12 लगभग 4 लिख लूं तो 2 लिख लूं, तो स्पीड अप्रोक्सीमेट कर दी मैंने 1000 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं? तो स्पीड आ गई हमारी 1000 मीटर पर सेकेंड, गामा RT बाय एम लगाया, और अब हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो वेवलेंथ ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 96 सेंटीमीटर, और लैम्डा F इक्वल टू सी, तो F इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा 1000 बाय 96 सेंटीमीटर, 0.96, तो 1040 हर्ट्ज। समझ गए क्या किया मैंने? 100 - 4 था, ऊपर ले गया 104 कर दिया और मल्टीप्लाई कर दी, बाइनोमियल लगा दी, तो फ्रीक्वेंसी आई लगभग 1040 हर्ट्ज। ठीक है, कैलकुलेशन सही। चलो नेक्स्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो पहले हमें समझना पड़ेगा आखिरकार ये फंडामेंटल कितना है। तो अगर फंडामेंटल F0 होता, F0 का फोटो ऐसा बनता, लेकिन अभी जो फोटो बना है वो ऐसा वाला है। ये दरअसल कितना है? ये 5F0 की वैल्यू मिली है, तो फंडामेंटल हमारी F0 बाय 5 आएगी, लेकिन नेक्स्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 7 बाय 5 1040, क्योंकि अल्टरनेट वाली मिलेंगी। सक्सेस तो नहीं है? अब जरा सोचिए, एज इट इज क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बस डेटा स्लाइटली डिफरेंट था कि स्पीड देने के लिए मैंने स्ट्रेन दे रखा था, यंग्स मॉडुलस दे रखा था कुछ, उससे हमने अंडर रूट T बाय म्यू निकाला, बाकी क्वेश्चन लगभग यही था। ठीक है, बस नई चीज यहां क्या आ गई? डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर के नोड एंटी नोड की लोकेशन। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन। लेकिन प्रैक्टिकली एक छोटी सी दिक्कत ये होती है, एक मिनट अच्छे से समझिएगा। प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ये है कि
जो हम मान लेते हैं कि ये प्रेशर का नोड बिल्कुल मुंह पे बन गया है, ये मुंह पे नहीं बनता, हल्का सा आगे होता है। नहीं दिया है तो निगलेक्ट कर लेंगे, मीटर ब्रिज की तरह, कि मीटर ब्रिज में इंड करेक्शन नहीं दिया तो हम निगलेक्ट मार देते हैं। लेकिन हमें पता है थोड़ा सा तार इधर फंस गया, थोड़ा सा इधर फंस गया, दोनों तरफ लेंथ हल्की सी ज्यादा थी, नहीं दिया तो निगलेक्ट कर देंगे। वैसे ही एट अ सडन प्रेशर पी नॉट नहीं हो जाता, हल्का सा आके जाके जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तब पी नॉट होता है। तो ये इंड करेक्शन प्रैक्टिकली कुछ आता है। तो दरअसल अगर इंड करेक्शन आया तो ये ऐसा बनेगा, और शायद आप ये समझ गए होंगे इसमें इंड करेक्शन दोनों तरफ आएगा। ये फील आ रहा है? क्योंकि इसमें इंड करेक्शन दोनों तरफ आएगा, क्योंकि दोनों तरफ एटमॉस्फेयर है। तो यहां एप्सिलॉन, यहां एप्सिलॉन, ये एल, तो यहां इक्वेशन एल प्लस एप्सिलॉन लैम्डा बाय 4, यहां एल प्लस 2 एप्सिलॉन लैम्डा बाय 2। आ गया समझ में? निगलेक्ट करिए अगर ना दिया हो। एक्सपेरिमेंटली या मैं एम्पिरिकली लिखूं कि लगभग एप्सिलॉन की वैल्यू 0.6 आर, आर क्या है? इसकी रेडियस। ये एप्सिलॉन रेडियस पे डिपेंड करता है, रेडियस जितनी बड़ी होगी उतना दूर आएगा ये। तो लगभग ये प्रैक्टिकली निकालने पे 0.6 रेडियस आर के बराबर आता है। ठीक है, जनरली गिवन होता है इंड करेक्शन कितना है, तो या तो इंड करेक्शन गिवन होगा या इंड करेक्शन देने के लिए रेडियस दे दी गई होगी। मतलब ये मान लेंगे कि आपको ये यूज करना है, या कुछ ही नहीं दिया है मतलब निगलेक्ट कर दो। ठीक है, तो ये इंड करेक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये इंड करेक्शन पता है। अब इसका यूज समझिए, तो आप रेजोनेंस कॉलम मेथड टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड, ये काफी हद तक सेनोमीटर का एनालॉजी है। सेनोमीटर में हमने क्या किया था कि यहां से हमने मास लटकाया, हम ये इनके बीच का गैप बढ़ाते जा रहे थे, बीच में एक वो कागज रख रहे थे, एक डिस्टेंस पे कागज उछल गया था, तो वही हमने कहा था यही लैम्डा बाय 2 है हमारा, क्योंकि एंटी नोड आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने वेवलेंथ निकाल ली, फ्रीक्वेंसी हमें ऑलरेडी पता थी, तो इससे हम स्पीड निकाल लेंगे। ये स्पीड अगर पता है तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। वैसे ही रेजोनेंस कॉलम मेथड टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड, इसमें भी हम लगभग यही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। समझते हैं। पहले हम इसका पूरा मुंह तक भर देंगे इसको पानी, और यहां से ये टैंक है, टैप है, जिसमें से हम पानी कम कर पाएंगे, और हम ट्यूनिंग फॉर्क ऊपर रखने वाले हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी f0 है। अब देखिएगा, अभी तो इसके पास लेंथ ही नहीं है। धीमे धीमे हम क्या करेंगे, ये वाटर का टैप खाली करेंगे, टैप ओपन करेंगे, पानी खाली होगा। तो अब देखिएगा हम क्या करेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क लाएंगे, आवाज सुनेंगे, थोड़ा पानी बाहर निकाला, आवाज सुनी, ट्यूनिंग फॉर्क हटाने के बावजूद आवाज आ गई, मतलब स्टैंडिंग वेव बन गई। नहीं बनी, फिर खाली किया, तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो आवाज आ जाएगी। तो कभी ना कभी ऐसा होगा, और पहली बार जब होगा तो शायद समझ गए होंगे वो ये केस है। आया समझ? और लेकिन अब दिक्कत यह है कि ये मैंने लिख लिया लेंथ L1, लेकिन समस्या यह है, जरा देखिए, फ्रीक्वेंसी f0 हमें पहले से पता है, ट्यूनिंग फॉर्क हम ही यूज कर रहे हैं। अब हमने ये लेंथ मेजर कर ली, एक्चुअली इस पे डिविजन्स होते हैं, ये नॉर्मली सेंटीमीटर स्केल होता है, नॉर्मल वाला स्केल। हमने ये लेंथ L1 मेजर कर ली। अब इससे दिख रहा है कि L1 ही लैम्डा बाय 4 है, तो लैम्डा मिल गया, वेवलेंथ मिल गई, फ्रीक्वेंसी पता है, तो स्पीड मिल गई। तो अगले ट्रायल की जरूरत नहीं थी, लेकिन समस्या अभी है एक, क्या? इंड करेक्शन, क्योंकि हमें ये थोड़ी ना पता, तो वेवलेंथ असली में सही नहीं मिली है, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है। तो हम क्या करते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसी को थोड़ा और आगे ले जाते हैं कि हम और पानी खाली करते हैं, जब तक कि ये एक बार और अगला रेजोनेंस नहीं बना लेता। तो अब ये लेंथ आई L2, और हमें पता है जो इंड करेक्शन उधर आएगा वही इंड करेक्शन इधर आएगा। अब ये इक्वेशन कितनी है, L1 प्लस एप्सिलॉन लैम्डा बाय 4, वो क्या है, L2 प्लस एप्सिलॉन 3 लैम्डा बाय 4। मजा आ गया? घटा दूं?
तो L2 माइनस L1 इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। वेवलेंथ मिल गई, तो स्पीड मिल गई हमें लैम्डा f, तो 2L2 माइनस L1 इंटू f नॉट, ये स्पीड ऑफ साउंड है। और ये इंटरकरेक्शन, और उल्टा हम इसकी मदद से इंटरकरेक्शन निकाल पाएंगे। हम वापस जाएंगे, लैम्डा इसमें छापेंगे, इंटरकरेक्शन निकल आएगा। कुछ समझ में आया? पिछली बार ये रहता नहीं फैला था, हमने सीधे एक बार में ही ये निकाला, ये वेवलेंथ मिलकर काम हो गया। क्योंकि यहां जो चीज आपने क्लेम कर दी वही नोड है, लेकिन यहां नोड आप जबरदस्ती क्रिएट नहीं कर रहे, एटमॉस्फेयर के भरोसे हो, इसीलिए वो हल्का सा आगे निकल जाता है। ठीक है, वंस अगेन ना दिया हो तो हम उसे निगलेक्ट करेंगे। इसीलिए नाम देखिए क्या है, रेजोनेंस कॉलम मेथड। ये वाटर का कॉलम है और बचा हुआ हिस्सा इसके साथ रेजोनेट कर रहा है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ जब मैच कर जाएगी स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। हम वो दो केस दिख रहे हैं, इसे फर्स्ट रेजोनेंस कहते हैं, इसे सेकंड रेजोनेंस कहते हैं। ये फर्स्ट रेजोनेंस अकर्स एट लेंथ L1, सेकंड रेजोनेंस अकर्स एट लेंथ L2। अब आ गया समझ में? ये फंडामेंटली नहीं है, अरे रेजोनेंस का नाम, ये तो बस पहली बार रेजोनेंस कब मिला, तो पहली बार रेजोनेंस कब मिला, दूसरी बार रेजोनेंस कब मिला? ऑब्वियसली फंडामेंटल मोड में पहली बार मिला है। करेगी ना, हम तो ऊपर की वेव की बात कर रहे हैं, यहां जो बनेगी वो बात की बात है। हम इस पार्ट में जो वेव बनेगी इसमें अच्छा खासा रिफ्लेक्शन होता है, मतलब लगभग 90% से भी ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है। यहां ये अच्छा खासा रिफ्लेक्टिंग है वाटर सरफेस। हाँ, इसमें आप पानी की जगह एक पिस्टन यूज कर सकते हो और पिस्टन को पकड़ के नीचे ले आओ। समझ गए? जरूरी नहीं है पानी यूज करो, आप पिस्टन यूज करके पिस्टन खिसकाते रहो। फिर मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा पिस्टन को खिसकाने का। यहां मैकेनिज्म की जरूरत नहीं, टैप खोल दो नीचे यार। करेगा ना, लेकिन वाटर अच्छा खासा रिफ्लेक्टर है, 90% से भी ज्यादा साउंड रिफ्लेक्ट कर देता है ऊपर की तरफ। अगर आप कभी स्विमिंग पूल वगैरह में पूरी डुबकी लगाएं, बाहर की आवाजें बहुत कम सुनाई देती, समझ गए? क्योंकि वाटर सरफेस अच्छा खासा रिफ्लेक्टिंग है, साउंड बिल्कुल अंदर जाएगा लेकिन काफी कम। और एक और खास बात, पानी के अंदर दो लोग बोल रहे हैं तो आवाज बहुत साफ आती है। अब पानी के अंदर बोलना तो मुश्किल है, लेकिन दो लोग पानी के अंदर डूबे हों और एक किसी पत्थर को पत्थर से हिट करो, कुछ भी साउंड करो, बहुत ही साफ आवाज जाएगी। ये शायद ही एक्सपीरियंस किया हो, मतलब ऐसा होता है कि नदी में डुबकी मार ली और नीचे जो पत्थर हैं उनमें आवाज अगर कर रहे हैं तो वो काफी दूर तक जाती है और बहुत अच्छी, बहुत ही साफ आवाज जाती है। ऐसे ही इसका ये भी ट्रू है, बाहर की आवाज अंदर भी नहीं आ पाती, शायद इसी वजह से ज्यादा साफ सुनाई देगा। एक तो मेन बाहर का इंटरफेरेंस नहीं है। क्वेश्चन करो। इन रेजोनेंस कॉलम मेथड फर्स्ट रेजोनेंस occurs at (11 centimeter and 35 centimeter respectively. Tuning fork used has frequency 700 Hz. Fine. Lambda, end correction,
स्पीड ऑफ साउंड, एरर इन कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा सी। अरे एरर के कैलकुलेशन लीस्ट काउंट की एरर है। ये लेंथ 11.0 प्लस माइनस 0.1 है, ये 35.0 प्लस माइनस 0.1 है, और ये L2 माइनस L1 करके निकलेगा तो लैम्डा में एरर आएगा। फ्रीक्वेंसी में नहीं दिया तो एक्यूरेटली नोन है। और फॉर्मूले मत यूज करिए किसी भी क्वेश्चन में, फिगर बनाइए कि फिगर कैसा बनेगा। चलो, तो यहां लैम्डा बाय 2 इक्वल टू L2 माइनस L1, लैम्डा 2L2 माइनस L1। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि फॉर्मूला रटिए, पहला फोटो ये था और दूसरा फोटो ये था, फोटो ये सोचिए। तो 2L2 कितना है 35 माइनस 11। वैसे कहा जाए तो बेहतर है मैं ऐसे लिखूं, सो दैट एरर यहीं के यहीं मिल जाए। 35 माइनस 11 24, 24 प्लस माइनस 0.2, 48 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। यह आया समझ में? तो वेवलेंथ में एरर 0.4 की है, वेवलेंथ है 48 सेंटीमीटर। जब इंड करेक्शन निकालेंगे तो L1 11 प्लस इंड करेक्शन इक्वल टू 48/4, इंड करेक्शन आ गया 1 सेंटीमीटर आ गया। इंड करेक्शन में एरर मीनिंगलेस है कि अब इंड करेक्शन में भी एरर, एरर में भी एरर। तो यहां हमने लैम्डा एग्जैक्ट लिखा 48/4, इंड करेक्शन आ गया 1। तो वेवलेंथ वैसे 48 आई, लेकिन इसमें भी एरर है। अब स्पीड लैम्डा एफ है, फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली नोन थी 700, और फ्रीक्वेंसी 48 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर, तो 10 पे माइनस 2, तो 7 इंटू 48 प्लस माइनस 0.4। क्या कोई दिक्कत है? 336 प्लस माइनस 22.8, ये आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ 2 पाइप्स, एक क्लोज है एक ओपन है, बोथ आर इन रिजोनेंस विद सेम ट्यूनिंग फॉर्क और ऑक्सिलेटिंग इन थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन मतलब ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 7, 1/4L1 B बाय रो। इसकी फ्रीक्वेंसी 4, 1/2L2 B बाय रो। दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि ट्यूनिंग फॉर्क के साथ, सेम ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेट कर रहा है। वंस अगेन मैं फॉर्मूला रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, आप ये समझिए कि हमें इसकी फ्रीक्वेंसी f0 पता है, तो इसकी 7f0, 7 टाइम्स उसकी। स्पीड ऑफ साउंड बराबर थी, तो 7:8 आ गया। समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में अ पाइप ओपन एट बोथ एंड इज वाइब्रेटिंग इन सेकेंड ओवरटोन in unison with a rod clamped। एक रॉड है जो ऐसे क्लैम्प्ड है एक जगह, ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। इन फंडामेंटल मोड, ये फंडामेंटल मोड में है और ये सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन मतलब 3 डिब्बे हैं और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, लेंथ कितनी दे, लेंथ दे रखी है शायद 60 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 25, तो हम इसके लिए वेवलेंथ निकालें तो लैम्डा की वैल्यू 1 मीटर, फ्रीक्वेंसी c बाय लैम्डा, और c शायद निकालना है तो c बाय 1। इसके लिए वेवलेंथ निकालें तो 40 सेंटीमीटर, c दे रखा है 300,
तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी आएगी c बाय लैम्डा 300 बाय 0.4 और ये वैल्यू उसके बराबर है, तो 300 बाय 0.4 इज इक्वल टू इसका c बाय 1। तो c की वैल्यू आ गई 300 इंटू 5 बाय 2 बाय 5, 750 मीटर पर सेकेंड। आ गया समझ में? हालांकि इस फिगर की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये समझिए ये जब ऐसे वाइब्रेशन करेगा तब ये लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन करेगा। मतलब शायद ये समझिए क्वेश्चन ऐसा है, ये पाइप इधर था, ये इधर था, मैंने इसको जोर से मार दिया तो ये ऑक्सीलेट करने लग गया, इसकी वजह से इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिस्टर्बेंस पैदा हो गए और इसमें भी स्टैंडिंग वेव बन गई। मतलब इत्तेफाक से इसमें भी स्टैंडिंग वेव बन गई, लेकिन वो थर्ड ओवरटोन वाली, सेकंड ओवरटोन वाली बनी। शायद फिगर समझ में आया हो क्या है? ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा तब जाके इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगी। हाँ, तो इसमें होमवर्क आ गया डीसीटी, सभी इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज तो करने हैं माइनस बीट्स। लास्ट डीसीटी जो भी है, बीट्स वाले क्वेश्चन फिलहाल छोड़ देना, बाकी कर लेना।